बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 का जो दूसरा अहम पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज इंडक्टर्स। ठीक है जी, हम इंडक्टर को क्या कंसिडर करते हैं, लेमन में स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइल्स दैट आर वाउंड अक्रॉस दी कंडक्टर। कुछ एक कंडक्टर ले लें, उस पर कुछ कॉइल्स जो है वो वाउंड कर लें। ठीक है, और आप जो है उस पर थोड़ा सा सिग्नल दे दें, तो एसी सप्लाई का सिग्नल दे देंगे तो इंडक्टर क्या करेगा, कुछ फील्ड जनरेट करेगा। ठीक हो गया। इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ दी कंडक्टिंग वायर। तो जो कंडक्टर होगा उस पर कुछ कॉइल्स जो आप वाउंड करेंगे, दैट विल मेक हिम दैट विल मेक इट अ इंडक्टर। वो इंडक्टर से बिहेव करेगा। ठीक है जी। तो हमारी सारी की सारी मशीन्स जितनी भी है, हमारा पावर सिस्टम है, यही कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पावर सिस्टम के अंदर। वोल्टे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ठीक हो गया जी। और कैपेसिटर्स के लिहाज से इंडक्टर जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये जनरेट करते हैं, और जब ये लोड के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं तो ये दोबारा डिसिपेट वापस करते हैं। ठीक हो गया जी। वाइड एप्लीकेशंस हैं पावर सिस्टम के अलावा। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, सिग्नल एंड सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ये मेन एंटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, आर, एल एंड सी। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि मॉडल तो हमने करना है, हम लेकर चलेंगे इसी इक्वेशन को। द मेन इक्वेशन ऑफ द इंडक्टर इज वी एल, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 6.18 इज इक्वल टू इंडक्टर एल, inductance L di by dt. So L is called as inductance, just C is called capacitance, L is called inductance into rate of change of current. याद रखिएगा, इंडक्टर के अक्रॉस जब भी रेट ऑफ चेंज होगा तो वोल्टेज जनरेट होगी उसके अक्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस। वजह क्या है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी डी। तो रेट ऑफ चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती फैराडेज लॉ के मुताबिक। इसी तरह हमारे पास इंडक्टर के क्रॉस जो है इस इक्वेशन 6.18 को हम देखें गौर से, तो डी आई बाई डी टी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, तो क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगी इंडक्टर के क्रॉस। और अगर रेट ऑफ चेंज नहीं होगा तो इंडक्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज जनरेट नहीं होगी। ठीक है जी, ये वेरी सिंपल है। इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टेंस। हम ये भी कह सकते हैं इंडक्टेंस इज द एबिलिटी और द एबिलिटी ऑफ द इंडक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, और साथ ये भी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू डिलीवर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बैक इनटू दी सर्किट। जब लोड कनेक्टेड होगा तो ये देती भी है, जनरेट भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। एब्जॉर्ब का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जनरेट करती है उस वक्त इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जब डिलीवर करती है तो लोड क्रॉस डिसिपेट होती है। ठीक है जी। लाइक वाइज कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, हम देखते हैं इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है। इक्वेशन 6.19, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू एन स्केयर नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू इज द परमेबिलिटी, ability to generate the electromagnetic field, mu permeability of the free space, a area of the क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक हो गया जी। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हम ये देख सकते हैं, देखें हम ज़रा सा, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है जी, लेंथ कितनी है टोटल, और ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये यहाँ पे आप एरो के अंदर देख सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ द टर्न्स। ठीक है जी, ये हमारे पास, हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस किसी भी निकालनी हो तो इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरीज, माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, और आगे इसकी और भी जो है वो आगे एप्लीकेशन से डिपेंड करता ये है इंडक्टेंस के क्रॉस के हमारे पास जो है ये किस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है जी, और हम ये निकालेंगे कि इंडक्टेंस की जो हमारे पास वो है बिहेवियर क्या है। तो वही अजम्पशन जो पीछे हमने बुक के अंदर हमने लेकर चले थे, हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इंडक्टर इटसेल्फ इज़ अ नॉन लीनियर एलिमेंट।
as compared to resistor. Capacitor is also a non-linear element as compared to the resistor. ठीक हो गया. Since we are interested in analysis, हम कह सकते हैं simplified analysis of the capacitor and the inductor, so that's why the author considered the linear characteristics of the inductor and linear characteristics of the capacitor. Otherwise, in true sense, both of the elements are non-linear. The linearity property is only considered for the generalized analysis to make things simpler. ठीक है जी. अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए कर रहे हैं ताकि हम उसकी मेन क्रंच को पहुंच जाए आसानी के साथ, वरना नॉन लीनियर को पहले ट्रीट करना पड़ता है, लीनियर बनाना पड़ता है, फिर उसकी एनालिसिस होती है. दैट इज नॉट सो सिंपल. ठीक है जी. 6.18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स पे और उसको बोथ साइड्स पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. डी आई इज इक्वल टू 1/L/v/dt. अब इंटीग्रल ले लेंगे तो इंडक्टर का करंट निकल जाएगा. आई इज इक्वल टू 1/L माइनस इन्फिनिटी टू टी वी टी डी टी. लेकिन इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट कौन सा है ये निकालना है. 6.20 को दोबारा लिखेंगे 6.21 में, तो ये हमारे पास आई टी नॉट आ जाएगा. आई टी नॉट इज द इनिशियल करंट और द इनिशियल एनर्जी दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द इंडक्टर. नहीं होगी तो जीरो, अदरवाइज वी विल कंसिडर इट इन द कंप्लीट एनालिसिस. ये याद रखिएगा. अब हम ये देख रहे हैं वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ द इंडक्टर एक खास पॉइंट तक. ठीक है जी. अगर वोल्टेज को और डी आई बाई डी टी को हम प्लॉट कर लें तो एल रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. ठीक है जी. हम ये ऑथर ने इस चीज़ को देखते हुए एक छोटे सी मतलब एक रेंज को देखते हुए लीनियरिटी को लेकर आगे चला है. ठीक हो गया. लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि इंडक्टर होता कैसा है तो आप कहेंगे कि इंडक्टर तो है ही नॉन लीनियर. तो कहेगा नॉन लीनियर बिहेवियर का मुझे सबूत, तो आप कहोगे वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. रेट ऑफ चेंज है और डी आई बाई डी टी इज इट सेल्फ इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. ठीक हो गया. इस तरह आंसर देना है. फिगर 6.23 में देखें आप, हमारे पास इंडक्टर्स की भी टाइप्स है ना, क्योंकि ये तो ट्रांसफार्मर हो गया और मुख्तलिफ जो है पावर सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मुख्तलिफ एप्लीकेशन और मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होता है. ए में एयर कोर इंडक्टर है. ठीक है जी. एयर कोर इंडक्टर है. बी में आयरन कोर होती है दरम्यान में ट्रांसफार्मर का, ये सिंबल है बी में. और सी में वेरिएबल आयरन कोर है. तो वेरिएबल इंडक्टर हम कह सकते हैं जिसकी वेरिएबल इंडक्टेंस है और इंडक्टेंस फिक्स्ड है, फिर उसके अंदर दो हो गई, एक एयर कोर वाली होगी और एक आयरन कोर वाली होगी. कौन सी इस्तेमाल करनी है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. आगे हमारे पास वही पावर की तरह इक्वेशन है कि P इज इक्वल टू वी आई. तो V क्या होता है एल डी आई बाई डी टी, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है जी. ये आपके पास 6.22 पावर की इक्वेशन आ जाएगी. हमने कहा है, हमने बहस की हुई है कि आइडियल कैपेसिटर या आइडियल इंडक्टर हो, इनके क्रॉस पावर डिसिपेशन कितनी होती है याद रखिएगा, इज इक्वल टू जीरो. लेकिन रियल के अंदर इनके अंदर पावर डिसिपेशन होती है कुछ रियल के अंदर बिकॉज ऑफ द लॉस. ठीक है जी. आइडियल के अंदर जीरो. अच्छा, अब एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस दी इंडक्टर, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे. कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, फील्ड जनरेट होती है. सो एनर्जी इज इक्वल टू 6.23 को देख लें माइनस इन्फिनिटी टू पी डॉट डी टी. इसे पुट कर लें, इसको सॉल्व कर लें. आपके पास इंडक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी 6.24 में. W इज द एनर्जी और यू कैन राइट E एज वेल. W इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर. सो L इज द इंडक्टेंस. ठीक है जी. 1.2 इज द कांस्टेंट. व्हाट इज I हियर? I इज द इंडक्टर करंट, IL. छोटा सा L जो लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नहीं लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये I सोर्स करंट नहीं है. ठीक है जी. ये I कौन सा है? दिस I इज द इंडक्टर करंट. छोटा सा L साथ लिख लेंगे तो कितना इक्वेशन किस तरह बन जाएगी 1/2 एल आई एल स्क्वायर. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये हमने बेसिक उसकी वो इक्वेशन पावर करंट वोल्टेज कर ली. अब हम वही प्रॉपर्टीज जो हमने कैपेसिटर में पढ़ी थी बेसिकली वो यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं. पहले ये बात की थी कि इंडक्टर एक्ट्स कैपेसिटर बिहेव्स एज अ ओपन फॉर डीसी. यहाँ पर होगा इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट फॉर डीसी. व्हाई? बिकॉज इंडक्टर के अंदर डीसी के अंदर क्या होती है फ्रीक्वेंसी जीरो. जब जीरो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप कॉन्टिन्यूस पास करोगे इंडक्टर्स से तो क्या हो जाएगा, उसके अक्रॉस जो है वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम करंट विल फ्लो अक्रॉस दी इंडक्टर. ठीक हो गया जी. हाँ,
और एसी के अंदर क्या होती है, फील्ड जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दी फ्राडेज लॉ, डी फाई बाई डी टी होता है। यहाँ पर डी फाई बाई डी टी इज जीरो, डी फाई बाई डी टी इज जीरो। सो जब डी फाई बाई डी टी इज जीरो तो इसका मतलब है डी आई बाई डी टी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है जी, करंट नहीं चेंज हो रहा। जब डी आई बाई डी टी जीरो तो वोल्टेज इज जीरो, तो वोल्टेज जीरो है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो क्या बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। ये रीजन है इसका आपका। और एक और वजह आपको बताऊं, वो क्या, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल होता है। क्या होता है, एक्स एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल किसके बराबर होता है, टू पाई एफ एल। एफ जीरो कर दे तो एक्स एल कितना हो जाएगा, जीरो। जब एक्स एल ही जीरो हो गया तो अब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, दैट इज आई विल बी जीरो। ये एक रीज़न हो गया, बता दिया आपको उसका प्रूफ। और दूसरा रीज़न मैंने अभी ऊपर बताया है कि आप क्या कर ले, वी एल इज इक्वल एल डी आई बाई टी टी, डी आई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। दोनों अगर आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो करंट जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो तो पावर डिसिपेशन तो कांस्टेंट होती है, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और दूसरी क्या कहा, जिसने कैपेसिटर के अंदर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि कैपेसिटर रेजिस्ट अ चेंज इन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, तो इंडक्टर रेजिस्ट अ चेंज इन करंट। उल्टा है, इंडक्टर रेजिस्ट अ चेंज इन करंट अक्रॉस इट अब्रप्टली, नहीं कर सकता। ये आप देख लें 6.25 में कि हमारे पास जो है एक सिग्नल है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या हो रहा है जी, करंट चार्जिंग हो रही है, ये देख लें आप, कंटिन्यूसली चार्जिंग हो रही है, और यहाँ पर आके इसका सिग्नल जो है वो एंड होता है ए डायग्राम में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह बिहेव कर जैसे बी के अंदर है, तो यहाँ से चार्जिंग स्टार्ट हो और एकदम जाके जीरो हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी रीजन मैं कैपेसिटर्स में पिछले लेक्चर में आपको दे सका हूँ, बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर फंक्शंस ये एकदम जीरो नहीं जा सकता। इसको बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चाहिए पीछे से हमारे पास वोल्टेज या करंट चाहिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता। हम उस ऑथर की डिस्कशन को भी इसको कंसिडर करते हैं। अ डिसकंटिन्यूस चेंज इन करंट थ्रू इंडक्टर रिक्वायर्स एन इनफिनाइट वोल्टेज। इनफिनाइट वोल्टेज आप दे नहीं सकते, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। दस एन इंडक्टर अपोज अब्रप्ट चेंज इन करंट थ्रू इट। डी आई बाई डी टी एकदम जीरो नहीं होगा, डी आई बाई डी टी के साथ नॉन लीनियर फंक्शन डी बाई डी टी है, तो इट विल टेक टाइम टू टू डिस्चार्ज। तो ये जो फंक्शन ए का बनाया हुआ ये चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग के लिए आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जाएगा। तो वही पैटर्न जो उसने चार्जिंग का लगाया है, इसके ऑपोजिट वो जो है वो डिस्चार्जिंग का स्टार्ट करेगा। इंडक्टर जस्ट फॉर एग्जांपल कहते हैं करंट थ्रू एन इंडक्टर मे टेक द फॉर्म इन ए अभी बताइए, वेयर एज इंडक्टर कैन नॉट टेक द फॉर्म इन बी। अ रियल टाइम सिचुएशन ड्यू टू डिसकंटिन्यूटीज नहीं हो सकता। हाउ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन चेंज अब्रप्टली। जिस तरह कैपेसिटर में उल्टा था इसी तरह इंडक्टर में भी उल्टा है। वोल्टेज एकदम इनफिनाइट नहीं हो सकती, ठीक है जी, इनफिनाइट नहीं हो सकती। करंट एकदम जीरो नहीं जा सकता, ठीक, करंट चेंज तो नहीं हो सकता, ये तो मान गए हैं, लेकिन वोल्टेज कैन चेंज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ पे करंट डिपेंडेंट है, तो करंट जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे एकदम। पहले वोल्टेज होगी तो वोल्टेज चेंज हो सकती है, कैन चेंज अब्रप्टली, बट करंट कैन नॉट चेंज। ये उल्टा है, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को। अच्छा, आइडियल कैपेसिटर, आइडियल डज नॉट डिसिपेट एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट कैन बी रिट्रीव्ड एट अ टाइम। जो एनर्जी स्टोर करता है वो दोबारा डिलीवर भी कर सकता है। पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मशीन सारी की सारी इस प्रॉपर्टी नंबर 3 पे काम करती है, प्रॉपर्टी 3 पे। अच्छा जी, अब जो प्रैक्टिकल इंडक्टर है, प्रैक्टिकल इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी होती है, याद रखिएगा, ये आर डब्ल्यू इन सीरीज, सो एल और आर। तो यही बात है, इस वजह से मैं इस बात को समझने के लिए इस बात को अपने जहन में आसानी से समझा दें कि जो इंडक्टर के साथ जो रियल है रेजिस्टेंस वो साथ सीरीज में होती है, जिसकी वजह से हम जो भी सीरीज और पैरेलल करते हैं इंडक्टर की वो वही होती है जो रेजिस्टर की है। पैरेलल में लेंगे तो 1 बाई हो जाएगा और सीरीज में हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और साथ एक और कैपेसिटेंस पैदा होती है इंडक्टर के क्रॉस, ठीक है जी। अब आपके पास लार्ज ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो उसके अंदर जब इंडक्टेंसेस प्रेजेंट होती हैं तो हमारे पास पैरेलल के अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट भी पैदा होता है। इसको आप मजीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर सेमेस्टर 5 में, पावर ट्रांसमिशन में ये आ जाएगा, लाइन पैरामीटर्स में ये चीज़ें आएंगी। तो ये हमारे पास इंडक्टर है, इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी आर डब्ल्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल है, आइडियल तो नहीं है। आइडियल होता तो आर डब्ल्यू भी ना होता, शायद सी डब्ल्यू भी ना होता, याद रखिएगा इस बात को, ये प्रैक्टिकल है। सो आर डब्ल्यू इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में क्या आ गया, सी डब्ल्यू कैपेसिटेंस वाइंडिंग, सी डब्ल्यू आ जाएगा। ये हम इस तरह मॉडल करेंगे इसको 6.26 को। आगे है जी हमारे पास एग्जांपल 6.8, उसमें सिंपल एल भी दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, फाइंड वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, पुट कर लें, आंसर आ जाएगा, सिंपल है।
ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इसी को देख के करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है हमारे पास जो करने वाला 6.9 है। 6.9 में कहता है फाइंड द करंट। करंट नहीं पता, आई को पहले निकाल लेंगे, ठीक है जी। थ्रू 5 हेनरी, L5 आ जाएगा। वोल्टेज का सिग्नल कितना है, 30t² when t is greater than 0 and 0 अदरवाइज, ठीक है जी। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड एट, आखिर में एनर्जी निकालो, पहले अपना करंट निकालोगे, आखिर में एनर्जी निकालो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि निकाल के उसको टी को 5 में पुट कर दो, टी को 5, टी इज इक्वल टू 5 पुट कर दो। आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल, कौन सी इक्वेशन है उसकी, इंडक्टर की देखेंगे। आई इज इक्वल टू 1/L टी नॉट टू टी वी टी प्लस आई टी नॉट, ये इक्वेशन है। अब आई टी नॉट पहले इनिशियली कोई है यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में देख लें, इनिशियली है नहीं, क्यों, वाई आपको कहाँ से पता चलेगा ये नहीं था, जीरो अदरवाइज है। जीरो का मतलब क्या है, टी लेस देन जीरो, माइनस टी लेस देन जीरो इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी का करंट कितना है, जीरो। इसका मतलब पहले चार्जिंग उसकी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसकी स्टोर नहीं थी या उसकी नहीं थी, तो आई टी नॉट क्या हो गया, जीरो, ठीक हो जी, ये तो खत्म हो गया। अब 1/L की जगह 1/5 हो जाएगा, 0 to t हो जाएगा, 30t इसके करेंगे 2t³ आ जाएगा। पावर डिसिपेशन का फार्मूला इस्तेमाल करो, या P इज इक्वल टू वी आई डायरेक्ट पुट करो, V को भी पुट करो, I को भी पुट करो, मल्टीप्लाई करो, 60t5 आ जाएगा। एनर्जी निकालनी है, इंटीग्रल निकाल लो, किधर से किधर तक, माइनस इन्फिनिटी टू t, तो यहाँ पे वो कहता है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है जी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो एनर्जी आप निकालेंगे जी, इनिशियली इसका करंट कितना है, जो इनिशियल था वो ज़ीरो है, सो ठीक है जी, ज़ीरो, ठीक है जी। हम क्या कहते हैं, और फाइनल किधर जा रहा है, 5 तक जा रहा है। अज्यूम इनिशियल करंट, इनिशियल जो हमारे पास करंट जो है, इधर हमारा 0 to 5 ले लेंगे इंटीग्रल में, और पी डॉट डी टी हो जाएगा। पी आपने 65 निकाला हुआ है, 0 to 5 करेंगे तो आपके पास आंसर 156 आ जाएगा। ये तो एक तरीका है निकालने का। मैं कहूँगा इस तरीके से ना करें, बल्कि नीचे वाले तरीके से करें, वो सिंपल है। वो कैसे, W इज इक्वल टू 1/2 L IL कितना निकाला है ऊपर, 2t³ निकाला हुआ है, 2t³ निकाला हुआ है, ठीक है जी। वो तो आप निकाल लेंगे, 2t³, 2t³ में t कितना पुट करेंगे, 5 मांग रहा है, 5 पुट करेंगे, ठीक है जी। माइनस वाई, ये माइनस आपने क्यों किया, जरा तवज्जो के साथ बात सुनेगा, सुनिएगा। जब हम लोगों ने करंट निकाला था, आपको याद होगा, हमने लिखा है प्लस आई टी नॉट, वो करंट निकालो जो साथ इनिशियल भी था। अब यहाँ पे वो कहता है एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये हमने इसमें देखा है पीछे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये इक्वेशन हमने अभी निकाली है, माइनस इन्फिनिटी टू टी, और वो अब माइनस इन्फिनिटी तो बजाते खुद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ना ये रिलेशन है माइनस इन्फिनिटी की यहाँ पे, ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जिसमें माइनस इन्फिनिटी दिया हो। दैट्स व्हाई यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो 0 to 5 का मतलब है पहले एक 5 निकालेगा, फिर माइनस करेंगे 0 के लिए। असल एनर्जी जो निकालनी है वो 5 की निकालनी है, और 0 की अगर होती तो माइनस वो निकल जाता, तो आपके पास एग्जैक्ट एनर्जी जो बची होती, या आपके पास जो जनरेट हुई होती, वो निकल जाती। तो इस वजह से माइनस किया है, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है, इंटीग्रल का फंक्शन होता है, आपको याद होगा, और हम इंटीग्रल का जो फंक्शन है ऊपर दिया हुआ है, ये इसने 0 to 5 इंटीग्रल, इसमें माइनस होता है, ठीक हो जी, प्लस नहीं होता, माइनस होगा। और नीचे जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो भी हम माइनस करेंगे, पहले 5 की निकालेंगे जो 5 टाइम मांग रहा है, और वो जो इनिशियल है, इनिशियल 0 का आई हुआ है तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने हर किसी में इस तरह नहीं करना, साथ माइनस लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि है या नहीं, तक क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब देखें दोनों आंसर ठीक है, 156 ऊपर भी है, एनर्जी इंटीग्रल के साथ निकाली हुई है, 156 नीचे भी है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कंसिडर द सर्किट अंडर डीसी कंडीशन। डीसी कंडीशन का मतलब है, हाँ डीसी का नाम इस्तेमाल कर दिया उसने। इसका मतलब पहले सर्किट ए बनेगा, आपके पास जो बनाया हुआ है, इसी को फॉर लॉन्ग कंडीशन होगा तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो आप देख लें कि आई एल शॉर्ट में से गुजर रहा है, रेड दिया हुआ है इसने। और दूसरा आप देख लें कि कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन। जब ओपन हो गया तो आपको पता है कि 4 ओम का जो रेजिस्टर है ये फारग हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन हो गया, अब इसकी कोई सेंस नहीं बनता, करंट गुजर रहा ही नहीं है। 4 ओम को हटा देंगे, दोबारा डायग्राम बनाएंगे, 4 ओम रेजिस्टर को हटा देंगे, तो अब वीसी जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो किसके क्रॉस पैरेलल में आ जाएगी, 5 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस आ जाएगी। और आई एल जो करंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज, सिंपल। सो आई इज इक्वल टू आई एल वी बाई आर। सो वी कितना है, 12 डिवाइड बाई 1 + 5 6 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वीसी कितना है, पैरेलल में वोल्टेज है, सो 5I 10 वोल्ट आ जाएगा। एनर्जी इन द कैपेसिटर WC इज 1/2 CV स्क्वायर, और इंडक्टिव 1/2 LIL स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट करना है, बार बार सर्किट बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, चीज़ें आसान होगी, वरना
पास करेंगे। सीरीज इंडक्टर्स वेरी शॉर्ट, जो इंडक्टर सीरीज में है उनको रेजिस्टर्स की तरह लिख लो, जिस तरह रेजिस्टर्स की तरह लिखते हैं सीरीज में प्लस करते हैं, ये देख लें। और हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई की है, इंडक्टर्स में उल्टा है कैपेसिटर के क्रॉस, वोल्टेज अप्लाई की है तो हर वोल्ट के क्रॉस डिसिपेशन मुख्तलिफ होगी, ठीक है जी। इस तरह पैरेलल में इंडक्टर्स हैं तो करंट मुख्तलिफ होता है, तो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई की करंट मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। और आपके पास पैरेलल में वही बिहेवियर होता है जो रेजिस्टर्स का होता है, इसको इस तरह 1/L इक्विवेलेंट लिख लेंगे, इक्वल टू 1/L1, L1/L2, 1/Ln 6.30 की तरह। या दो इंडक्टर्स अब उसमें पैरेलल में हो तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 होगा, ठीक हो गया। ये आप कर लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा। फिर है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स, ये टेबल आपको टिप्स पे याद होगा तो फिर फाइनल में आप तब फिजिकल में फिर कर सकेंगे, क्योंकि चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी तो एग्जाम ऑनलाइन चल रहा है लेकिन चीज़ें आगे फिजिकल की तरफ जा रही हैं, ठीक हो गया। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, वरना ये खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.11 दिया हो, परेशान होने की बात नहीं है, इसको अपनी समझ के लिए रेजिस्टर्स को अज्यूम करें, इंडक्टर्स को अज्यूम करें, रेजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों प्लस में हैं। आखिर में देखें, स्टार्ट करेंगे लास्ट से, एल करंट शुरू से लिया हुआ है, आपको मैंने कहा था लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 40 और 20 सीरीज में, 60 आंखें बंद करके, फिर 60 आ जाएगा, 60 और 30 पैरेलल में आ जाएंगे, कुछ आ जाएगा, फिर वो आ जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा सीरीज के साथ 100 के साथ, फिर हाँ वो आ जाएगा, फिर 40 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर वो आएगा, फिर प्लस हो जाएगा 20 के साथ, फिर आखिर में वो आएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा 50 के साथ। ये शॉर्टकट हो जाएगा, रेजिस्टेंस की तरह इसका काम चलेगा, जिस तरह मैंने आपको कराया हुआ है क्लास के अंदर। ये वाला एग्जाम्पल जो करने वाली है वो यही है हमारे पास, मेरे ख्याल दिस इज द लास्ट। वो कौन सी है करने वाली? 6.12, ठीक है जी। अब 6.12 को पहले गौर से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि हमने चलना कैसे है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है जी। फॉर अ सर्किट गिवन इन आई टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस ई रेस माइनस 10t मिली एम्पेयर। तो आई टी यहाँ पे कौन सा है, पहले सब सर्किट को देखेंगे। सर्किट को जब मैंने गौर से देखा तो वी इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक हो गया जी। अब आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 हेनरी इंडक्टर, ठीक हो गया। फिर I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 एंड I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 12, ठीक है जी। और तो I1 और I2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पैरेलल है, और I इज अ टोटल करंट। तो यहाँ पे I की कौन सी बात कर रहा है? ये टोटल करंट सप्लाई की बात कर रहा है, जो 2 हेनरी से गुजर रहा है। ये I वो I है, पहले तो ये समझे। अगली बात करते हैं जी, I20 का मतलब है इनिशियल करंट इन द 12 हेनरी इंडक्टर। 2 है ना, 2 का मतलब क्या हुआ? टू का मतलब होगा I2। अब ये देखो I2 उसने किसने दिया हुआ है, अब IX Y और Z भी लेके कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। I20 इज द इनिशियल करंट फ्लोइंग थ्रू द 12 हेनरी, दैट इज -1 एम्पियर, मिली एम्पियर। अब कहता है फाइंड I10 कहाँ से निकलेगा? I10 इज द इनिशियल करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 हेनरी इंडक्टर I10, ठीक है जी। अब KCL में लगा लेता हूँ एट द नोड 4 हेनरी से ऊपर, 4 हेनरी इंडक्टर से ऊपर में KCL लगाता हूँ तो I इज एंटरिंग, I1 इज लीविंग, I2 इज लीविंग इनिशियली। टोटल करंट इज I, सो IT इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ई रेस माइनस 10t मिली एम्पियर, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, मिली एम्पियर। तो हमारे पास जो I0 होगा, ये I0 हम क्यों निकालेंगे? सवाल नंबर एक क्वेश्चन पैदा होता है। ये I0 इसलिए निकालेंगे कि आपसे वो पूछ रहा है I10, ये I10 पूछ रहा है, तो I10 भी पूछ रहा है, I20 दिया हुआ है, I0 कहाँ से है? ये तो I दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन में I दिया हुआ है, IT दिया हुआ है, I0 नहीं दिया हुआ। तो I0 निकालने के लिए T को 0 पुट कर लें IT में जब 0 पुट कर लिया आपने T0, तो आपके पास आ गया 4 मिली एम्पियर, ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन आसान हो गया है, KCL लगा लें। I0 इज इक्वल टू I10 प्लस I20 एंड I10 इज इक्वल टू I0 माइनस I20, माइनस कर लेंगे उस तरफ लेके चला जाएगा तो आपके पास 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। ये तो निकल गया। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? कहता है VT, ये सप्लाई वोल्टेज निकालो इनपुट की। तो ये सप्लाई वोल्टेज उस वक्त निकलेगी जब L पूरा निकलेगा, जिस तरह हमने Q इज इक्वल टू CV में किया था, हमें C इक्वलेंट चाहिए था, इस तरह यहाँ पे सर्किट के अंदर L इक्वलेंट चाहिए। तो L इक्वलेंट का आसान तरीका है 12, 4 और 12 आपस में पैरेलल में है, तो 4 इंटू 12 4 प्लस 12, 16 डिवाइडेड बाई 48 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा आंसर। ये देख लें, L इक्वलेंट इज इक्वल टू 5। फिर VL इज इक्वल टू L इक्वलेंट DI बाई DT, L इक्वलेंट पता है, DI बाई DT पूरा कर लेंगे तो आपके पास 200 e raised to minus 10t मिली साथ वैसे ही दिखाते रहेंगे, लगाते रहेंगे ताकि ओहो
अब क्या कहता है, अगली बात क्या पूछता है, V1t के सिर्फ L1 चेंज करना है, सिर्फ L1 चेंज करना है इसमें। L1 2 निकालेंगे, di/dt करेंगे, आंसर आ जाएगा। V2 निकालें तो L2 कर देंगे, तो वो भी आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्योंकि हाँ, V2 के साथ L2 कर देंगे, 4 हेनरी के साथ कर लेंगे तो V2 आ जाएगा। ठीक है जी। और V3 क्या, और 12 हेनरी के क्रॉस क्या है, वोल्टेज सेम है जो 4 के क्रॉस है, पैरेलल में आपस में। सो V1 आपने निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, और टोटल वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये भी करें, आंसर सेम आना चाहिए जो ऊपर आपने निकाला है। ये 200 ई रेस्ट पर -10t मिली वोल्ट, ये VT आपने निकाला हुआ है। ठीक है जी। अब और आपको पता है कि V किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2, तो V2 किससे होगा, V1 माइनस V1। ये भी कर सकते हैं, या खुद V1t की तरह 2 की जगह पे पुट कर लेंगे 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा गालिबन। आप देख लें तो कर लें, नहीं तो आप सोर्स से वो कर लेंगे माइनस, क्योंकि हमारे पास हम वोल्टेज ड्रॉप्स टोटल सप्लाई इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होती है, तो V2 क्या होगा, V माइनस V1। अब इसको कर लीजिएगा, देख लें। फिर कहता है करंट निकालो, किसका निकालो करंट, देखते हैं जी। कहता है सी में I1t निकालो। I1t वो करंट है जो फ्लो कर रहा है 4 से, सो 1/L हो जाएगा, 1/12 0 to t V2t। 1/12 किससे फ्लो कर रहा है, 1/12 कर रहा है, वो कह रहा है कि I1t भी निकालो और I2t भी निकालो। I1t जो है 4 से, और I2t जो है फ्लो कर रहा है आपके पास 12 से। तो पहले 1/12 का भी ले लेंगे, 1/4 का भी ले लेंगे, V1 का, और इसको आपने कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। अब मसला यहाँ पे ये है कि I1t की जगह यहाँ पे V1t होना चाहिए था dt इंटीग्रल के साथ, तो V1 dt इसलिए नहीं है कि V1 का उसने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया हुआ है वो 2 हेनरी के साथ किया हुआ है, और 4 हेनरी और 12 हेनरी के साथ जो पैरेलल में वोल्टेज आ रही V2, इसलिए दोनों के साथ V2 का उसने इस्तेमाल किया हुआ है, V2। तो आपके पास है जी 0 to t V2 dt, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4 के साथ, 1/12 के साथ V2 dt आ जाएगा। प्लस इनिशियल करंट कोई दिया हुआ है उसने, हाँ दिया हुआ आपके पास, ऊपर आपने निकाला है वो भी साथ लिख लो, नीचे भी आप लिख लो, उनको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएंगे। और नोट दैट टोटल करंट मस्ट बी सेम, I1t प्लस I2t मस्ट बी इक्वल टू IT। अपना क्वेश्चन चेक कर लें, क्वेश्चन चेक करने का क्या तरीका है, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2t, दोनों को प्लस करें, आंसर सेम आना चाहिए। ऊपर वोल्टेज का तरीका क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इस तरह करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इंडक्टर के, ये इनिशियल करंट्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है जी। कैपेसिटर के क्वेश्चन इनिशियल वोल्टेज के साथ डील करेंगे, यहाँ पे कोई डीसी कंडीशंस नहीं दी हुई। अगर डीसी देता तो क्वेश्चन ही, या आप क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन में डीसी कंडीशन ना देता और आप समझ जाए कि यहाँ पे वोल्टेज जो डीसी है, तो चलो यार मैं इस तरह करता हूँ, इंडक्टर्स को शॉर्ट ले लूँ, तो यार पूरा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। 2 हेनरी भी शॉर्ट हो गया, 4 हेनरी भी सर्किट शॉर्ट हो गया, 12 तो क्वेश्चन तो नहीं ला सॉल्व होगा, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया सारा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ठीक था, आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, डीसी कंडीशंस दिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। क्वेश्चन डीसी कंडीशन के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि डीसी कंडीशंस देगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ आएगी। और अपना आपको टेस्ट करने के लिए आप करेंगे अपनी उसको एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे जाएंगे, और कैपेसिटर्स के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इंडक्टर्स को सॉल्व करेंगे, और अपना आपको टेस्ट करें कि आपको चीज़ें आती हैं कि नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। ये चैप्टर नंबर 6 था, सिंपल चैप्टर है, आसानी से हो जाता है। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 इंशाल्लाह अभी स्टार्ट होगा आगे, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे इंशाल्लाह।